अगस्त मास दादी जी का स्मृति मास है और इस मास में स्वतः ही दादी की स्मृतियाँ आने लगती हैं और दादी जी से जो हमने प्रेरणाएं ली वो भी अपने जीवन में हम उसे यूज़ करें, उसका स्वरूप बने, वो शक्ति भी हमें महसूस होती है। मैं 1990 में जब मधुबन में रहने के लिए आई, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए आई थी। उस समय ग्लोबल हॉस्पिटल बना नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। तब मैं डिस्पेंसरी की सेवा में थी। मैं तब दादी जी के समीप आई क्योंकि सभी दादियाँ उस समय पांडव भवन में रहते थे और पूरा मधुबन की सीज़न पांडव भवन में चलती थी। मेरा जो कमरा था वो दादी जी का कमरा उसके ऊपर सामने ही था। तो मैं देखती थी कि सवेरे क्लास में जाने से पहले दादी जी मुरली सुनाने जाते थे, तो क्लास में जाने के पहले कुछ बहनें जो हैं वो दादी जी के कमरे में जाती हैं। तो मुझे भी इच्छा हुई, वैसे मैं नई थी तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि बहनें जाती हैं तो मैंने सोचा मैं इनके साथ चली जाऊंगी। तो एक दिन मैं चली गई हिम्मत करके। तो मैंने देखा कि दादी जी तैयार हो रही हैं कमरे में और तैयार होते होते भी इतनी इजी आराम से सब बहनों से बात कर रही हैं, मिल रही हैं। बहनें भी दादी से जो उनको कहना है कह रही हैं। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा दादी का ये तो पर्सनल टाइम है और पर्सनल टाइम में भी दादी जो हैं वो सबसे मिल रही हैं। तो संस्था की हेड हैं और मतलब कितना सहज हैं। तो पहले मुझे जो एक संकोच होता था कि दादी जी इतने बड़े हैं, उसके बाद मेरा वो संकोच बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुझे समझ में आ गया कि दादी का व्यवहार तो बिल्कुल जैसे माँ जैसा है। और ऐसे ही रात्रि को सेवा में मेरे को एक बार मुन्नी बहन ने बुलाया क्योंकि सर्दियों के समय में बाबा की सीज़न चलती थी और दादी को सर्दियों में खांसी हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि दादी को कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो आप रात को आओ, मेरी मदद करो, यानी स्टीम वगैरह देना या कुछ भी, मतलब जो भी छोटे मोटे दादी के उस समय काम होते थे। तो मैं गई रात को और मैंने देखा कि दादी जब कमरे में आते हैं तो दादी मुरली पढ़ते हैं। तो दादी बेड पे ही लैंप लगा करके मुरली पढ़ते थे और मुरली पढ़ते पढ़ते जो भी कुछ पॉइंट्स दादी को अच्छे लगते थे वो दादी सुनाती भी थी। और नियम था दादी का, दादी पूरी मुरली पढ़ती थी, बिना मुरली पढ़े दादी कभी नहीं सोई, चाहे प्रोग्राम में कितना भी लेट हो जाए। और फिर मैं दादी जी को सुला करके गुड नाइट करके ही कमरे से जाती थी। तो मैं देखती थी कि दादी कुछ मिनटों में ही सो जाती थी, दादी को सोने में समय नहीं लगता था। तो इसका मतलब इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए भी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी निभाते हुए भी उनके मन में कोई टेंशन नहीं होता था, कोई चिंतन नहीं होता था। यानी बाबा की मुरली पढ़ने के बाद दादी इतनी हल्की हो जाती थी कि कुछ ही मिनटों में सो जाती थी। तो मैं कई बार सोचती थी, मुझे आश्चर्य होता था कि हमें सोने में तो 15 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी कोई मन में विचार चल जाते हैं तो आधा घंटा भी लग जाता है, लेकिन दादी तो इतना सब कुछ करते हुए भी इतना हल्के हैं, इतना निश्चिंत हैं, सहज सो जाते हैं। तो ऐसे कोई दादी को पूछते भी थे, जो VIPs मिलते थे कभी दादी को, कि दादी आपको टेंशन नहीं होता है? तो दादी हमेशा यही कहती थी कि मैं कभी ये समझती नहीं हूँ कि मैं करती हूँ, ये सब भगवान का कार्य है और वही शक्ति देता है, वही करा रहा है, वही करन करावनहार है, और इसीलिए मुझे कभी भी ना हेडेक होता है और ना टेंशन होता है। उन्हीं दिनों में जब मैं मधुबन में रहने लगी तो मेरी तबीयत पर थोड़ा सा असर आया था। मेरे को सिर दर्द रहता था
और थोड़ा सा मेरी नाक बंद हो जाती थी, कोई एलर्जी मुझे हो गई थी, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, खास ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके नाक में कुछ मांस बढ़ गया है, तो थोड़ा उसकी माइनर सर्जरी होगी। तो अभी तो हॉस्पिटल तो नहीं बना था, तो हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं थी, तो मैं अहमदाबाद गई और वहाँ पर मैंने सर्जरी कराई। और सर्जरी के बाद 2 दिन डॉक्टर ने आराम करके फिर दिखा के जाने के लिए बोला था। तो अपना जो मेन वहाँ हेडक्वार्टर का सेंटर है गुजरात का, तो वहाँ मैं थी और दादी जी भी किसी कारण से उस समय अहमदाबाद आए थे। तो जब दादी जी को पता चला तो दादी जी खास मेरे से मिलने के लिए आए और मैं दादी को देखा तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ और इतनी खुशी हुई, क्योंकि इतनी बड़ी दादी, मैं तो बहुत छोटी थी उस समय, बिल्कुल नई थी मधुबन में, और दादी मेरे को मिलने के लिए आई। और वो खुशी के बाद तो मुझे ज़रा भी दर्द की फीलिंग ही नहीं हुई। और मैं ये भी देखती थी, जब हॉस्पिटल भी बना तो दादी सब पेशेंट्स को मिलने के लिए आती थी। और जब पेशेंट्स दादी से मिलते थे, कोई अपने मधुबन वाले भी जो बीमार होते थे, एडमिट होते थे, दादी मिलती थी तो आधी बीमारी उनकी तो दादी से मिलने से ही ठीक हो जाती थी, और बाकी तो फिर डॉक्टर इलाज करते ही थे। तो दादी बिल्कुल माँ की तरह सभी भाई बहनों की केयर करती थी। 93 में इंदौर जोन की सिल्वर जुबली थी और मुझे ओम प्रकाश भाई जी, जो इंदौर जोन के इंचार्ज थे, उन्होंने ही समर्पित कराया था, क्योंकि हम इंदौर जोन से निकले थे और वही मुझे दादी जी को सुपुर्द करके गए थे। तो मुझे भी सिल्वर जुबली का निमंत्रण मिला, दादी जी गए तो मुझे साथ में लेकर के गए। मधुबन से पूरी एक बस गई थी वहाँ सिल्वर जुबली के प्रोग्राम में, लेकिन मैंने दादी जी के साथ पहली बार उस समय ट्रैवल किया। तो वहाँ सिल्वर जुबली के प्रोग्राम में काफ़ी हज़ारों भाई बहनें आए हुए थे और उन्होंने 25 कुमारियों का, सिल्वर जुबली थी इसलिए 25 कुमारियों का उन्होंने समर्पण समारोह भी रखा था। तो मैं दादी जी के पास थी, तो भाई जी दादी जी से मिलने के लिए आए कोई कारण से, तो मुझे देखा तो भाई जी ने दादी जी को कहा कि दादी जी ये तो हमारी ही कुमारी हैं, आपके पास सेवा में हैं, तो आप कहो तो इसका भी समर्पण करा देते हैं। तो मैं चुप रही, क्योंकि हॉस्पिटल में समर्पण का नियम नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल अलग ट्रस्ट का है। तो मैं थोड़ा सा उलझन में थी कि पता नहीं समर्पण हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो मैं चुप थी। तो दादी जी ने मेरी तरफ देखा और जब दादी जी ने देखा मुझे तो दादी समझ गई, जैसे कि एक वाइब्रेशन से समझ में आ जाता है कि मैं बहुत मतलब उसमें मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। तो दादी ने कहा कि तुमको समर्पित होना है तो दादी की तरफ से तुमको छुट्टी है, आप समर्पित हो सकते हो। तो मैंने कहा दादी मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, तो क्या मैं समर्पित हो सकती हूँ? तो दादी ने कहा हाँ क्यों नहीं, दादी कह रही है ना आपको। बस फिर तो मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा कि दादी ने कह दिया, भाई जी ने कह दिया। हालांकि मैं सचमुच समर्पित होना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि हॉस्पिटल का ट्रस्ट अलग है और उसमें समर्पण वाली चीज़ नहीं है, तो हम तो सेवा कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, समर्पण भाव से सेवा कर रहे हैं, तो उतना ही काफ़ी है, उसमें ही संतुष्ट थे। लेकिन जब दादी जी ने कहा तो मैंने ही देखा कि दादी कैसे परख लेती थी, यानी दादी ने मेरी लगन को परखा और वो संकल्प को कैच किया, और दादी ने और बाबा ने उनके द्वारा कहलवाया, भाई जी के द्वारा कहलवाया, और जैसे मेरा समर्पण हुआ। तो मैं पहली बहन थी जो हॉस्पिटल में समर्पण हुई, और फिर मेरे बाद तो लगभग 50 भाई बहनें एक के बाद एक समर्पित हुए, और इतने अधिक भाई बहनें अब समर्पित रूप से हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। हम लोग राखी के समय माउंट आबू में सेवा करने के लिए जाते थे, अलग अलग स्थानों पर। माउंट में स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं, होटल हैं, मंदिर हैं, और भी बहुत से स्थान हैं, तो अलग अलग ग्रुप बना करके हम लोग सेवा करने के लिए जाते थे। तो
तो 1 साल मुझे बैंक्स में ये सेवा करने का चांस मिला। तो जब हम बैंक्स में गए तो मैंने जो विचार किया, नॉर्मली हम कहते हैं कि हमें कुछ खर्ची नहीं चाहिए, आप हमें कोई कमी छोड़ने का ना संकल्प लेंगे। तो फिर मैंने जो है उस साल ऐसे किया कि मैंने उनको कहा कि आप जो हैं अपनी जो भी कमी आप छोड़ें वो एक पेपर पे लिख दीजिए, और एक शुभ संकल्प भी आपको कोई लेना है, और सभी मुझे पेपर पे लिख करके अपनी चिट्ठी देंगे। फिर चाहे किसी की वो आदत है, मानो कोई सिगरेट पीता है या कोई भी और व्यसन की आदत है, या किसी को बहुत गुस्सा आता है, या किसी में आलस है, जो भी, तो उन्होंने सबने खुशी खुशी से लिख के दिया। और वो सारे स्लिप्स मैंने इकट्ठे कर लिए और लगभग सभी बैंक से हमने इकट्ठे किए। और जब मैं रात को दादी जी के पास सेवा में जाती थी तो दादी जी ने मेरे को पूछा कि आज क्या किया। और नॉर्मली दादी जी पूछते थे मेरे से कि आपने क्या किया आज, क्योंकि मैं कई बार VIPs को समझाती थी फ्री टाइम में जब मैं हॉस्पिटल से आ जाती थी। तो दादी जी मेरे से ये समाचार अधिकतर लेते थे, तो मैं दादी को सुनाती थी कि आज मैंने किसको समझाया या किसको बाबा का परिचय दिया। तो दादी को मैंने बताया कि दादी हम राखी बांधने गए थे आज, और मैं वो सारी चिट्ठियाँ लेकर के आई थी और मैंने दादी को दिखाया कि दादी देखो सभी ने आज संकल्प किया है और इतने अच्छे अच्छे संकल्प सबने लिख के दिए हैं। तो दादी ने पढ़ा और दादी को भी अच्छा लगा वो। बाद में सुबह मुरली क्लास के समय जब कोई ऐसी बात आई तो दादी ने भरी क्लास में मुझे खड़ा कर दिया, मेरा नाम लेकर के दादी ने उठाया और दादी ने कहा देखो कल सविता ने बैंक में ऐसे ऐसे सेवा की और ऐसे सबसे लिखवा के लेकर आई है। तो मेरे को ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी, ठीक है हम सेवा किया और अपना तरीका होता है। लेकिन दादी ने जिस तरह से क्लास में कहा, मतलब इतना खुशी, इतना उमंग उत्साह, मतलब मेरे कहने का भाव ये है कि दादी सब में वो सेवा का जैसे उमंग उत्साह बढ़ाती थी। दादी जी एक संकल्प भी हर साल सेवा के नए नए प्लान्स, जैसे बाबा उनको टच करता था तो वो देती थी। एक साल में दादी ने कहा कि ईच वन टीच वन ना, अगर बाबा के 6 लाख बच्चे हैं और हर एक बच्चा अपने समान एक को तैयार करे तो 12 लाख हो जाएंगे। तो मैंने जब सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो हालांकि मैं ऐसे समझाती थी कोई आते जाते थे, लेकिन किसी को बाबा का बच्चा बनाया हो यानी कोई बीके बन गया हो ऐसा नहीं था। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं भी इस बार कोशिश करूँगी कि कोई बाबा का बच्चा बने। तो हॉस्पिटल के आसपास फोर्सेस हैं, माना एयरफोर्स, आर्मी, CRPF, और उनकी कई फैमिलीज इलाज के लिए वहाँ आती रहती थी। तो ऐसे ही एक फैमिली जब आई तो मैंने उनको इंस्पायर किया कोर्स करने के लिए। उन्होंने कोर्स किया और उनके कनेक्शन में उनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो दूसरी 2 फैमिलीज को भी लेकर के आए। तो इस तरह से ये 3 फैमिली ने कोर्स किया, और सिर्फ कोर्स ही नहीं किया, वो मुरली भी सुनने लग गए। तो जब उनको मुरली सुनते हुए 1-2 महीना हो गया तो मैंने उनको दादी जी से मिलवाया। उस समय तक ऐसा था कि माउंट आबू से लोकल कोई भी नहीं आता था, यानी बाहर से बहुत भाई बहनें आते थे लेकिन लोकल कोई भी भाई बहनें नहीं आते थे। तो फिर जब दादी जी ने सुना और उनसे मिली तो दादी जी ने कहा अच्छा ये माउंट से आते हैं परिवार, ये तो बहुत भाग्यवान हैं। हाँ, पूरे माउंट से, मतलब ये 3 परिवार ही सिकीलेदे परिवार हैं ना। दादी इतनी खुश हुई और मेरे को भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि दादी ने जो इस साल का संकल्प दिया था कि हमें आप समान बनाना है, तो चलो एक का संकल्प रखा तो 6 भाई बहनें तैयार हो गए, 3 फैमिली तैयार हो गई। और बाद में भी जब वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के गए, क्योंकि आर्मी एयरफोर्स का तो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो ज्ञान में चलते रहे। और एक फैमिली तो बहुत पक्की, एकदम निश्चय बुद्धि, समर्पित बुद्धि, आज भी बाबा के वो बच्चे हैं। एक बार ऐसा हुआ जब मैं दादी जी के पास फुल सेवा में थी, तो मैं दादी जी को क्लास में लेके जाती थी। मेडिकल की सेवा तो थी ही थी, लेकिन उसके साथ साथ
दादी जी जहाँ भी जाते थे प्रोग्राम के लिए, मुझे दादी जी के आसपास ही रहना होता था। तो बहुत बार मैं ही दादी जी को क्लास में लेके जाती थी, फिर मेरी ही जिम्मेवारी होती थी दादी जी को क्लास से वापस कॉटेज में लेकर के आना है। तो शांतिवन में माताओं की भट्ठी थी और मैं दादी को लेकर के गई क्लास में, और मुझे दादी को जब सोफ़े पर बिठाना था तो बिठाने के समय गद्दी थोड़ा सा मुझे ठीक करने के लिए मैं झुकी, और उतने में कैसे पता नहीं दादी जी जो है वो सोफ़े पर नहीं बैठी, सोफ़े के नीचे जैसे गिर गई। तो पूरी सभा में जैसे आवाज़ हो गई और मैं भी हैरान रह गई कि ये क्या हो गया। और तुरंत जो दीदियाँ थी उस समय प्रोग्राम में थी, वो आए और हम सब ने मिलकर दादी जी को उठाया और फिर दादी को सोफ़े पर बिठाया। फिर दादी से पूछा, दादी कहीं दर्द तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है? तो दादी ने कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दादी ने बिल्कुल नॉर्मल क्लास कराया, ऐसे लगा ही नहीं कि दादी गिर गई। लेकिन मुन्नी बहन जी जो थे वो दादी जी की सेवा में थे, उन्होंने ही मुझे रखा था। तो जब उनको पता चला तो बहुत नाराज़ हुए वो। अब वो आ गए डायमंड हॉल में और उन्होंने मुझे और कहा, क्योंकि मेरी गलती थी तो मैं बिल्कुल चुपचाप सुनती रही। बाद में जब दादी जी प्रोग्राम के बाद कॉटेज में आए तो मैं दादी के पास गई और मैंने दादी को सॉरी बोला। मैंने कहा, दादी कैसे गलती हो गई मेरे से? और दादी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे बड़ी बात, बाबा की इतनी मदद कि दादी को कुछ भी नहीं हुआ। और नहीं तो इतनी बड़ी उम्र में फ्रैक्चर होना तो बहुत कॉमन होता है, लेकिन दादी को कुछ भी नहीं हुआ और दादी बिल्कुल सेफ थी। तो दादी ने कहा, देखो दादी तो बिल्कुल ठीक है, तुम क्यों सोचती हो? तो दादी ने मुझे इतना हल्का कर दिया। हालांकि मुन्नी बहन जी मेरे से नाराज़ हुए और 1 महीना उन्होंने मुझे सेवा पर भी नहीं आने दिया, लेकिन दादी जी ने बिल्कुल, जब भी मैं दादी जी से मिली, दादी ने मुझे बहुत प्यार की दृष्टि दी। बिल्कुल भी दादी का वो वृत्ति नहीं थी कि मतलब मेरे से ऐसा हो गया या मैंने ये गलती कर दी। तो हमेशा मैंने दादी को देखा कि दादी कभी भी किसी से भी मिलते थे, क्योंकि दादी के पास तो कितने केसेस आते भी रहते थे। तो जब वो केसेस भी आते थे, दादी की दृष्टिवृत्ति में कभी उनके प्रति परिवर्तन नहीं आता था। दादी सुनती थी जैसे साक्षी भाव से सुनती थी और फिर निर्णय देती थी, और जैसे कि आत्मा का वो जो ओरिजिनल स्वरूप है वही दादी को स्मृति में रहता था। इसलिए सदा सबको स्नेह और सम्मान दादी देते रहे। वो पालना दादी से सभी को अनुभव होती रहे। ऐसे कुछ विशेष जो अनुभव दादी जी के साथ रहते हुए हमने किए, ऐसे तो बहुत से और भी अनुभव हैं। हम जितना याद करें, क्योंकि इतने वर्षों दादी जी के साथ रहे, लेकिन अभी इस सेशन के लिए इतना ही, और मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।